हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लाउड्स अफेयर। और आज है 12 मई। तो 12 मई से जितनी भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहली न्यूज़ से। हमारी पहली न्यूज़ है 117 नई मंडियां ई नैम प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत की गई हैं। मतलब कि जो हमारा ई नैम प्लेटफॉर्म है उस पर नई मंडियां स्थापित की गई हैं जिनकी संख्या है 117। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लगभग 117 मंडियों को ई नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया है। इससे देश में अब मंडियों की संख्या कुल 962 हो गई है। यानी ये जो नई मंडियां हैं उनको मिलाकर अब 962 इनकी संख्या हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों का शुभारंभ किया है। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के रूप में भी किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उस दौरान जितनी भी हमारे आसपास की मंडियां हैं उन सभी में आप देख रहे होंगे कि सामान के आवागमन के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है उन्हें बनाने के लिए गवर्नमेंट अपनी जो पोर्टल है ई नैम उसका इस्तेमाल कर रही है। और उसी की दृष्टि में हम उन्होंने ये नई मंडियों की स्थापना की है। तो यहाँ पर इसको इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है SAI, जिसे हम साई भी बोल देते हैं। साई ने लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण के फिर से शुरू होने के लिए SOP तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय पैनल बनाया है। तो आप सभी जानते हैं SI के बारे में, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो लॉकडाउन के बाद जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनको प्रशिक्षण देना है तो उन्हीं के लिए एक 6 सदस्यीय पैनल बनाया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोरोना वायरस से जो राष्ट्रीय लॉकडाउन हुआ है उसे हट जाने के बाद सभी केंद्रों पर खेल के विषय में प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस 6 सदस्यीय पैनल में 6 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं हमारे साई के सचिव यानी कि रोहित भारद्वाज जी। तो आइए थोड़ा सा साई के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसकी स्थापना 1984 में भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं वो है हमारे संदीप प्रधान जी। तो देखते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए एक आभासी कार्यक्रम NGMA के संग्रह से लॉन्च किया। यानी कि जो हमारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसने एक विजुअल या वर्चुअल प्रोग्राम स्थापित किया है जिसका नाम है NGMA के संग्रह से। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आधुनिक और समकालीन भारतीय कला के घराने वाले देश के प्रमुख संस्थान, यानी हमारा इस समय का सबसे ही ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है, कौन है वो? नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। इसने अपने रिपोजिटरी से कलाकृतियों के एक प्रतिष्ठित और दुर्लभ संग्रह का प्रदर्शन करने के लिए NGMA के संग्रह से नामक एक ऐप शुरू किया है। तो लॉकडाउन की वजह से जो ये प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से वर्चुअल लेवल पे होगा, यानी कि इसमें कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं दैनिक विषय और चालू सप्ताह के लिए विषय कलाकार द्वारा कलाकार है। तो यदि इसके विषय के बारे में बात करें या फिर थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, यानी कलाकार ही कलाकार द्वारा। तो ये कार्यक्रम है ये विभिन्न साप्ताहिकों पर आधारित है और इसे कवि रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित किया गया है।
तो यहाँ से बस थोड़ा याद रखने वाली बात यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और जो इसकी थीम है। तो आइए जानते हैं थोड़ा NGMA के बारे में। तो NGMA के जो महानिदेशक हैं वो है अद्वैत चरण गणनायक, और यह संस्कृति मंत्रालय यानी भारत सरकार के तहत काम करता है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है यानी कि संस्कृति मंत्रालय, इसे भी याद रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ICMR और जो BBIL यानी कि ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और BBIL क्या है, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर एक पूर्ण स्वदेशी यानी इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए साझा किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में वायरस के स्ट्रेन्स, जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे DNA में स्ट्रेन्स होते हैं, ऐसे ही वायरस के अंदर भी स्ट्रेन्स होते हैं, तो उन्हें अलग करके पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL के साथ गठजोड़ की घोषणा की है। स्ट्रेन्स को NIV से यानी कि वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से BBIL में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। ICMR NIV टीके के विकास के लिए BBIL को निरंतर सहायता प्रदान करेगा, और ICMR तथा BBIL वैक्सीन के विकास और बाद के जानवरों के अध्ययन और वैक्सीन के नैदानिक मूल्यांकन के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन की तलाश करेगा। यानी कुल मिलाकर इसमें ICMR और जो ये भारत बायोटेक है, इन दोनों ने वायरस के स्ट्रेन्स को अलग करके इनसे एक वैक्सीन तैयार करने के लिए साझा किया है, जिसका 6 महीने के अंतर्गत एक वैक्सीन विकसित करनी है। तो आइए जानते हैं BBIL यानी कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो संस्थापक और अध्यक्ष हैं इसके कृष्णा ML, और इसका जो पंजीकृत कार्यालय है वह है हैदराबाद तेलंगाना में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो LTSA किट, जो LTSA किट है वो RT-PCR में सबसे अच्छी मानी गई है। तो आखिर क्या है ये, देखते हैं इसके बारे में। तो RT-PCR कोरोना वायरस के राइबोन्यूक्लिक एसिड का पता लगाता है, जो वर्तमान संक्रमण का पता लगाने में सक्षम है, लेकिन यह प्रभावी नहीं है। कहाँ पर प्रभावी नहीं है? यह तब प्रभावी नहीं है यदि संक्रमण के बाद वायरस का कई दिनों तक परीक्षण नहीं किया गया। तो जैसा बताया गया है कि जो RT-PCR है, ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के अंदर जो उसके RNA है, उसके उसमें से पता लगाता है कि वह संक्रमित है या नहीं है। लेकिन ये तब काम नहीं करता जब वायरस होने के कई दिनों बाद उसका टेस्ट किया जाए, क्योंकि तब तक जो हमारी बॉडी है उसमें उस चीज़ का पता नहीं लग पाता। तो कोरोना वायरस संक्रमण से विकसित एंटीबॉडी लंबे समय तक रक्त में मौजूद रहेगी, और इसीलिए एलिसा परीक्षण संक्रमण का पता लगाने में मदद कर सकता है। तो इसीलिए एक एलिसा परीक्षण होता है, या एलिसा टेस्ट भी कह सकते हैं, जो संक्रमण का पता लगाने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं ICMR के बारे में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और जिसके महानिदेशक जी हैं बलराम भार्गव। तो ICMR के मुख्यालय और महानिदेशक के बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय जितने भी हमारे महत्वपूर्ण मामले हैं वो सभी ICMR के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं। तो चर्चा में बहुत है ये, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। और NIV के बारे में जानते हैं। तो इसका मुख्यालय पुणे में है, महाराष्ट्र में। NIV वही है जो हमने अभी पहले पढ़ा था, और इसके निर्देशक हैं प्रिया अब्राहम जी। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। DRDO DFRL की मोबाइल माइक्रोबियल कंटेंट लैब को MMCRI सौंप दिया गया। ठीक है, यानी कि जो DRDO की जो DFRL यानी कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी थी, उसकी जो एक लैब थी जिसका नाम प्रकाश था, उसको इन्होंने MMCRI को सौंप दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है।
डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी यानी DFRL, जो कि DRDO की एक रक्षा प्रयोगशाला है, उसने अपनी आधुनिक प्रयोगशाला प्रकाश को मैसूर मेडिकल कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंप दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह उसमें उच्च तकनीक वाले वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स का प्रयोग करके कोरोना वायरस के परीक्षणों की जांच कर सके। तो पूरी न्यूज़ यही है फ्रेंड्स कि DRDO की जो संस्था है DFRL, उसकी एक प्रयोगशाला है प्रकाश। उस प्रयोगशाला को फिलहाल के लिए मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को सौंप दिया गया है ताकि वह उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगा सके। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। DRDO के मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। DRDO के बारे में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखने योग्य है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। चंद्रवदन ने फियर ऑफ गॉड नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो हमारे राइटर जी हैं वदन या चंद्रवदन भी कहते हैं जिन्हें। उन्होंने एक बुक लिखी है अपनी फियर ऑफ गॉड नाम से, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है हमारे भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बोम्मा द्वारा साई चंद्रवदन ने पेन नाम। तो जो हमारे जो चंद्रवदन जी है वो अपने लिखते हुए अपने नाम को वदन भी कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं पेन नाम। तो चंद्रवदन जी ने पेन नाम वधान के तहत अपनी तीसरी पुस्तक लिखी है, यानी कि इनकी थर्ड पुस्तक है, जिसको शीर्षक दिया गया है फियर ऑफ गॉड। ठीक है, इसका नाम है फियर ऑफ गॉड। और जो ये पुस्तक है या ये बुक है, इसको ट्रीसेड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि बुक का नाम क्या है, राइटर कौन है और कौन सा प्रकाशन उसे प्रकाशित कर रहा है। तो जानते हैं इस बुक के बारे में। तो ये कहानी कानून का ताना बाना बुनती है। इसमें भ्रष्टाचार, सतर्कता इत्यादि के विषय में चर्चा की गई है। कहानी में जो नायक है वो कानून को अपने हाथ में लेता है, लेकिन इसका इस भली भांति प्रकार से प्रयोग करता है कि इसमें जो नायक का चरित्र है वो स्वयं ही कानून को परिभाषित करता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये न्यूज़ ध्यान रखने योग्य है कि चंद्रवदन जी ने फियर ऑफ गॉड लिखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नरिंदर बन्ना मई 2021 तक FIH अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। तो यहाँ पर एक और जो हमारे नरेंद्र बत्रा जी हैं, इनका जो कार्यकाल था उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो आइए जानते हैं। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की शर्तों को बढ़ा दिया है, यानी कार्यकाल को बढ़ा दिया है, जो पहले अक्टूबर में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब वो मई 2021 के बाद ही कार्यकाल छोड़ेंगे। क्योंकि यह सभी कुछ फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, या जो इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ग्लोबल लेवल पे, उस सभी को देखते हुए किया गया है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। AOL के तहत यानी द आर्ट ऑफ लिविंग के तहत ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जिसने किससे लिंक किया है, ट्राइफेड ट्राइफेड से। जो ट्राइफेड है वो जितनी भी हमारे आदिवासी जनजाति के लोग हैं उन सभी को व्यावसायिक स्तर से जोड़ती है। तो इन दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के तहत आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन भारतीय कारीगरों की जनजाति के लोगों को मुफ्त राशन किट प्रदान करेगा,
जिनको इसकी ज़रूरत है। तो देखिए, जितने भी इस लॉकडाउन या फिर कोरोना वायरस के दौरान सभी लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ इस समय महसूस कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय भोजन की भी ज़रूरत है, जिन्हें नहीं मिल रहा है प्रॉपर मात्रा में। तो उन सभी के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो उसी की तरफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जितने भी हमारे जनजाति के लोग हैं उन सभी के लिए यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आइए जानते हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बारे में। तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, और हमारे राज्य मंत्री हैं रेणुका जी। और हम इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और आइए अब जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो इनके जो संस्थापक हैं वो हैं एच श्री रविशंकर जी, जिन्होंने इसकी स्थापना 1981 में की थी, और इसका मुख्यालय बेंगलोर यानी कर्नाटका में है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। तो देखिए, ये इतिहासकार थे हमारे हरिशंकर जी, जिनका 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो इनका जो निधन हुआ है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने की वजह से हुआ है, यानी कि इन्हें भी कोरोना वायरस का शिकार होना पड़ा। और इनका जो देहांत हुआ है वो कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हुआ है। तो आइए इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ के निर्देशक के रूप में कार्य किया था। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स कि हरिशंकर वासुदेवन किस क्षेत्र से थे, तो वो एक इतिहासकार थे। आइए चलते हैं अपने आज के जो मुख्य दिवस है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई को मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम है वो है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है या दोबारा से स्थापित करना है, किसके माध्यम से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो इसमें यही बताया गया है कि भारत की तकनीकी प्रगति को याद दिलाने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करने पर ध्यान केंद्रित करना। और 11 मई को ही भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति एल परमाणु मिसाइल का परीक्षण भी किया था। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो 11 मई को भारत ने अपनी एक परमाणु मिसाइल था शक्ति एल, उसको लॉन्च किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में भी आप इसे याद रख सकते हैं कि 11 मई को ये मनाया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये 12 मई को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं उन्हीं की जन्म दिवस जयंती के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है कि जो नर्स हैं वो स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग वर्ल्ड को लोड करने के लिए एक आवाज़ का कार्य करती हैं। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नर्स डे कब मनाया जाता है, क्योंकि इस समय इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर, नर्स और पुलिस की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की हमारी सभी न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।